कि शासन जो होता है ना, अरस्तु के सिद्धांत के अनुसार शासन व्यवस्था जो होती है, शासन राज्य में चलता है और राज्य जो चलता है वह संविधान से चलता है। राज्य जो चलेगा वह संविधान से चलेगा। ठीक है, संविधान में परिवर्तन का मतलब होता है राज्य में परिवर्तन हो जाना। और राज्य में परिवर्तन, भाई भौगोलिक परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, मैं शासन तंत्र की बात कर रहा हूं। राज्य में परिवर्तन हो जाना, और राज्य में परिवर्तन होने का मतलब पूरी शासन व्यवस्था बदल जाना। क्लियर? तो उन्होंने क्रमिक एक अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि राजतंत्र होता है, राजतंत्र में एक व्यक्ति के पास सत्ता है, राजा के पास सत्ता है, राजा है उस शक्ति का प्रयोग कर रहा है, और राजा का कर्तव्य है जनता के लिए सेवा करना। राजा का कर्तव्य है कि राजा जनता के लिए सेवा करेगा। लेकिन राजा ऐसा हो कि सिर्फ अपना ही हित देखे, अपना ही जो उसने बोल दिया वही कानून बन जाए। जब तक राजा जनता का हित अच्छा कर रहा है तो यह शासन सबसे अच्छा है, निर्णय प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इसमें स्वहित आ जाता है, सिर्फ अपना हित आ जाता है, दूसरे के हित को शामिल नहीं किया जाता, तो यहां से निरंकुश तंत्र हावी हो जाता है, डिक्टेटरशिप हावी हो जाता है इस व्यवस्था में। और डिक्टेटरशिप में सिर्फ और सिर्फ अपने ही चलाई जाती है, किसी और की नहीं सुनी जाती। इसी डिक्टेटरशिप के खिलाफ विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह कौन करेगा? तो हो सकता है कि वहीं का एक वर्ग कर दे विद्रोह। यह विद्रोह करेगा तो इसको कुलीन तंत्र बोलते हैं। चार कुछ लोग हैं जो विद्रोह कर देगा, सत्ता से हटा देगा, तो कुलीन तंत्र सत्ता पर स्थापित हो जाएगा। और कुलीन तंत्र में भी जिसके पास धन ज्यादा है वो ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। कुलीन तंत्र सब मिलकर के साथ चलेगा। लेकिन जो अगर इसमें समय कब कमी आ जाएगी, जो धनिक व्यक्ति है जिसके पास धन ज्यादा है वो अधिक से अधिक सत्ता का प्रयोग करने लगेगा। और जब अधिक से अधिक सत्ता का प्रयोग करने लगेगा तो फिर इसमें कुरीतियां आ जाएगी। तो इसके खिलाफ जब इसमें कुरीतियां आ जाएगी तो कुछ वर्ग के पास सत्ता आ जाएगी जिसके पास पैसा है, धनिक तंत्र खड़ा हो जाएगा। और क्योंकि धनिक तंत्र के पास सत्ता है, धनिक तंत्र के पास पैसा है और इसकी संख्या कम है और यह अपना हित देखेगा, इसी के खिलाफ निर्धन वर्ग खड़ा हो जाएगा, पूरे समाज में रोष पैदा हो जाएगी। तो इसके खिलाफ एक नया तंत्र खड़ा हो जाएगा। और इस नया तंत्र खड़ा होगा तो इसको कहेंगे सर्व प्रजातंत्र खड़ा हो जाएगा। इसी सर्व तंत्र बदल करके डेमोक्रेसी में बदल जाएगी, डेमोक्रेसी में बदल जाएगी। और यह डेमोक्रेसी में समानता को पर जोड़ दिया जाएगा, सब योग्यता और अयोग्यता सब बराबर हो जाएगा। क्लियर? और योग्यता बराबर हो जाएगा, निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, भ्रष्टाचार पनपेगा, बहुसंख्यकवाद क्रिएट हो जाएगा। तो इसके खिलाफ फिर एक वर्ग खड़ा हो जाएगा और फिर अपने आप में शक्ति केंद्रित करेगा, फिर वह तब्दील हो जाएगा एक व्यक्ति में। यह चक्र चलता रहेगा। राज्य, अब देखो राज्य वही है, भौगोलिक अवस्थिति वही है, बदला क्या? शासन। बदला क्या? शासन। और शासन चलेगा कैसे? संविधान से। अगर यह संविधान सम्मत कार्य नहीं करता है तो निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा। अगर यह संविधान सम्मत कार्य नहीं करता है तो राजतंत्र में बदल जाएगा, विद्रोह खड़ा हो जाएगा। यही व्यवस्था होती है। तो संविधान की धारणा है बंधु कि संविधान वह लिखित और लिखित दस्तावेज है जो मूल सिद्धांतों पर आधारित हो और जिसके माध्यम से देश का शासन और प्रशासन का संचालन किया जा सके। और संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए यह भी लिखा हुआ है
कि वह गरिमापूर्ण जीवन की बात करेगा। क्लियर। और यही कारण है कि जितने भी सरकार योजनाएं लाती है, हर योजना का एक ही स्वरूप है कि नागरिकों के विकास करे और नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन का विस्तार करे। यही ना मेन उद्देश्य है। और यही कारण है कि सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन होता है। इसी को लेकर के एक घटना हुई थी। घटना यह थी कि फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 13(1) में उल्लेख है, 13(1) में उल्लेख है कि मूल ढांचा, ये फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कौन नहीं करेगा परिवर्तन? तो लेजिस्लेटिव, विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी कि इसमें परिवर्तन हो सके, और कार्यपालिका कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। बात तो ये तय हो गई थी। लेकिन अब विवाद देखिए है था कहां। विवाद ये था, ध्यान रखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक्चुअली संविधान में 19(1)(f जुड़ा हुआ था, और 19(1)(f जो है वह देता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, निजी संपत्ति रखने और इसका विस्तार करने का अधिकार देता है 19(1)(f। अर्थात यह जो धारणा है एक प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि निजी संपत्ति पूंजीवाद की विशेषता है, और प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने और इसका विस्तार करने का अधिकार है। यानी कि जिसके पास जो जमींदार है उस समय, तो जमींदार को भी अपनी संपत्ति रखने और उसका विस्तार करने का अधिकार होगा, क्योंकि वो भी भारत का नागरिक है। नहीं, यानी कि सभी को अधिकार दे रहा है संपत्ति रखने और संपत्ति का विस्तार करने का, और उस अधिकार को आप छीन भी नहीं सकते। 13(1) लिखा हुआ है। और एक और है 31, संविधान अधिकार देता है संपत्ति रखने और विस्तार का, संपत्ति का अधिकार देता है। ध्यान रखिएगा और याद कीजिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख बिंदु क्या था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो सबको आजादी मिले, सबको अधिकार मिलेगा, संसाधन पर सबका अधिकार होगा। तो किसान वर्ग खड़ा हो गया, भूमिहीन वर्ग आ गए, मजदूर वर्ग आ गया कि भाई हमारा भूमि पर अधिकार होगा, सब आ गए। तब इसीलिए कहा गया कि हम समाजवादी व्यवस्था लाएंगे, यानी कि हम पूरे देश में सबको अधिकार दें, हम समानता की बात करेंगे। सब लोग खड़ा हो गए। तो जहां समानता होगी वहां पूंजीवाद हो ही नहीं सकता है। ये दो ध्रुव वाली बातें। जहां पूंजीवाद निजी संपत्ति पर बात करता है, रखने पर बात करता है, विस्तार करने पर बात करता है, समाजवाद पूंजी के विकेंद्रीकरण पर बात करता है, संपत्ति के विकेंद्रीकरण पर बात करता है। वह इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, सबको अधिकार देना चाहता है। तो कैसे दोनों दो एक म्यान में दो तलवारें रहेगी कैसे? इसी धारणा को लेकर के 19(1)(f में और 31 में लिख भी दिया गया। और परिवर्तन देखिए कैसे हुआ। जैसे ही ये लिखा गया, अब सरकार तो दिमाग में ये थी कि स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा नशा था। सरकार ने ठीक 1901 साल के अंदर बड़ा परिवर्तन करते हुए पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आ गया। अब प्रथम संविधान संशोधन में एक व्यापक परिवर्तन किया। क्लियर? अब इस व्यापक परिवर्तन में 3 बातें थी जो प्रमुख रूप से थी। पहला, मैं निजी संपत्ति को नहीं मानूंगा, निजी संपत्ति को नहीं मानूंगा।
इसलिए मैं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर रहा हूं। यानी कि जो जमींदार के पास संपत्ति थी, अब वो संपत्ति नहीं माने तो जमींदारी प्रथा उन्मूलन कर दो। अब वो तो खड़ा होगा, वो वर्ग तो खड़ा होना था। इस संपत्ति का वितरण होगा, संपत्ति का वितरण होगा, संपत्ति का वितरण होगा, इसलिए भूमि सुधार लाओ। तो 39A जोड़ दिया गया। कौन करेगा भूमि सुधार? तो राज्य करेगा। तो 39A जोड़ दिया गया। और इसके बाद भी अगर तुम कोर्ट में चले जाते हो, यदि तुम कोर्ट में चले गए तो कोर्ट तो न्यायिक समीक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13(1) कहता है कि कोई भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा, और 32 भी कहता है कि यदि आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता तो मेरे पास आ जाना, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ जाएगा। नहीं, बात तो ये विवाद थी। यहीं पर हुआ कि अब भूमि सुधार, संपत्ति का वितरण, तो भूमि सुधार व्यवस्था लाई और इसमें रोक दिया गया। अनुसूची 9 जोड़ दिया, और अनुसूची 9 को जोड़ते हुए जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। अब सोचिए, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। मतलब एक तरफ आपने संपत्ति का अधिकार दे दिया है, तो दूसरी तरफ आपने छीन भी लिया है। पहले दिया ही क्यों? तो इसलिए ये कहना कि अब बार प्रश्न ये आता है कि संविधान इतनी जल्दीबाजी में बन गया ना, इतनी जल्दीबाजी में बन गया कि इसमें इतनी सारी खामियां रह गई कि खामियां भी 128 संशोधन के आधार पर भी नहीं हटा है। समय, आप 1 साल भी तो नहीं हुआ था, समय तो दूर की बात है, 1 साल भी तो नहीं हुआ था कि इतनी खामियां निकल गई। खैर, ये अच्छी बात थी, इसमें सुधार होता रहना चाहिए था। इसी को लेकर के, इसी संपत्ति के विवाद को लेकर के एक याचिका गई, क्योंकि विवाद तो क्रिएट हो गया था और आप कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, इसके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन आर्टिकल 32 के साथ तो जा ही सकते हैं, फंडामेंटल 19(1)(f) के तहत तो जा ही सकते हैं। इसी केस हुआ जिसको कहा गया शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस। यहां पर अब एक याचिका गई, एक दौर शुरू हुआ, वह दौर था याचिका का, और पहला याचिका गई शंकरी प्रसाद का याचिका। शंकरी प्रसाद की याचिका में यह कहा गया, अच्छा, उस समय जिस समय संविधान बना था, सारे जज भी समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित थे, और वो कहते थे कि जो विधि में लिख दिया वही महत्वपूर्ण है, विधि के अतिरिक्त महत्वपूर्ण नहीं है, विधि में लिख दिया गया है। इसीलिए शंकरी प्रसाद मामला हो या सज्जन प्रसाद मामला हो, इस सब में फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे न्यायपालिका, जैसे जैसे समय बदल रहा था, न्यायपालिका भी अपने आप को बदल रही थी, डिसीजन बदल रहा था, और साथ ही न्यायिक व्याख्या, संविधान की व्याख्या बदल रही थी। इस व्याख्या में फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, कानून को ही महत्व दिया गया। यहां तक आते आते 1967 तक आते आते गोलकनाथ मामला बदल गया। और याद कीजिए, यह दौर 1965 तक का दौर है। 1965 में सज्जन प्रसाद मामला हुआ था, और यह दौर नेहरू ईरा कहलाता है। 64 तक नेहरू काल कहलाता है। यानी कि कार्यपालिका इस दौर में, कार्यपालिका इस दौर में बहुत ज्यादा प्रभावी है। यह नेहरू काल का दौर है, और 64 में नेहरू की मृत्यु हुई,
और मृत्यु होने के बाद भारत में राजनैतिक अनस्टेबिलिटी आ गई। अब यहां पर एक नई सरकार 1967 में एक नई सरकार आ गई और वो इंदिरा गांधी के रूप में आई। और इंदिरा गांधी शुरुआती दौर में थी तो सबको लगा कि ये तो चला नहीं पाएगी। यहां कार्यपालिका शुरुआती दौर में कार्यपालिका थोड़ी कमजोर हो गई, कमजोर हुई तो सारी यहां पर न्यायपालिका ने शक्ति केंद्रित कर लिया। न्यायपालिका ने न्यायिक समीक्षा की और गोलकनाथ मामले में कहा कि फंडामेंटल राइट्स में उल्लंघन नहीं कर सकते किसी भी हाल में। फंडामेंटल राइट्स महत्वपूर्ण है। यानी कि न्यायपालिका अपने आप को बदलते हुए, जैसी कार्यपालिका कमजोर हुई ना बंधु, न्यायपालिका ने अपनी शक्ति केंद्रित कर ली और न्यायपालिका ने कहा कि फंडामेंटल कानून नहीं बनेगा, फंडामेंटल राइट्स ही प्रभावी होगा। अब यह विवाद बड़ा फैल गया। यह घटना 1967 में हुई। अब यहां पर दिमाग में यह था कि हमको तो समाजवादी व्यवस्था लाने को बढ़ावा देता है, नहीं दीजिएगा वो। क्लियर? तो यहां से तो निजी संपत्ति को बढ़ावा मिलेगा। अब बात आई तो इनका कहना था कि हम तो समाजवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, सबको समानता देना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने एक बड़ा परिवर्तन किया और इंदिरा गांधी ने 24वां यानी कि गोलकनाथ के निर्णय को पलट दिया। इसमें कहा गया फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन नहीं, कि फंडामेंटल राइट्स प्रभावी है, यानी फंडामेंटल राइट्स प्रभावी तो हमको निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार होगा। फंडामेंटल राइट्स प्रभावी है तो हम इसका विस्तार भी करेंगे, यानी हमारी संपत्ति छीनेगी नहीं सरकार। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि 1970 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ जिसको 24वां संविधान संशोधन का, और 24वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका के सारे निर्णय को पलट दिया। विधायिका के पास अधिकार है कि न्यायपालिका के सारे निर्णय को पलट देना। यहीं पर सार और इसको पूर्ववर्ती निर्णय से लागू कर दिया। जो निर्णय दिया था कि नहीं कर सकते, और इसके बाद क्योंकि 67 में हुआ तो इसको इस निर्णय के पहले से लागू कर दिया। विधायिका के पास अधिकार है बंधु कि आर्थिक मामला में एक्सपो फैक्टो की धारणा नहीं चलती है। इसका मतलब है कि विधायिका आर्थिक मामला में पूर्व के 2010 से पहले भी ये कानून बना सकती, लागू कर सकती। हच और वोडाफोन वाला केस यही था, और हच और वोडाफोन पर टैक्स का प्रॉब्लम्स था, टैक्स इशू था। हाल ही में निर्णय आया है हच वोडाफोन का, क्लियर? ये हच बोल रहा हूं, आइडिया वोडाफोन का एक प्रॉब्लम्स था। अब उसी में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय था तो कानून पहले पूर्ववर्ती से लागू हो सकता है आर्थिक मामला में, टैक्स में, लेकिन अगर आपराधिक मामला हो तो जिस समय कानून बनता है, जिस समय राष्ट्रपति का साइन होगा तभी से लागू होगा। ये अंतर समझ लीजिए। ये आर्थिक मामला है, आपराधिक मामला नहीं है। आपराधिक मतलब फौजदारी मामला की मैं बात कर रहा हूं, फौजदारी मामला नहीं है। आर्थिक मामलों में सरकार के पास एक्सपो फैक्टो धारणा नहीं चलती है, वह पूर्ववर्ती कानून से, पूर्ववर्ती पीछे के समय से भी लागू कर सकता है कानून। विधायिका के पास अधिकार है, परंतु
यदि आपराधिक या फौजदारी मामला हो तो वहां एक्सपो फैक्टो की धारणा चलती है और वह कानून उसी समय से लागू होगा जब राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर। यहां पर भी 24वें संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ के निर्णय को पलट दिया गया और साथ ही पलटा ही नहीं, पूर्ववर्ती से लागू कर दिया। इसका मतलब सीधी से मैं कहूं कि न्याय संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। यह बात नहीं, इंदिरा गांधी, लोग कहते हैं ना डिक्टेटरशिप। आप बहुत, अब तो धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज आता है, आप दौर देखिएगा तो डिक्टेटर क्या होता है वो आप इस दौर में समझ सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद 1970 में जैसे हुआ तो विवाद तो निश्चित है कि बढ़ा। ठीक एक केस गया, केशवानंद केस, और केशवानंद केस में गया था, ये बड़ा विवादास्पद था। 1973 में केशवानंद केस गया और केशवानंद केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा कि ठीक है आप परिवर्तन कीजिएगा, यहां पर न्यायपालिका ने संसद को परिवर्तन करने की सीमा तय कर दी और कहा इतना ही परिवर्तन कीजिएगा कि मूल संरचना के खिलाफ नहीं होगा। यानी कि संसदीय संप्रभुता पर सीधा सीधा नियंत्रण स्थापित करने की बात केशवानंद भारती मामले में कही गई थी। अगर क्वेश्चंस आ जाए संसदीय संप्रभुता से क्या समझते हैं, तो यहां संसदीय संप्रभुता पर नियंत्रण करने की बात कि आप अथाह शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, आप परिवर्तन मूल संरचना के खिलाफ नहीं कर सकते। यह थी सीधा सीधा संप्रभुता पर नियंत्रण लगाना। इसको केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था और उसी के बाद से मूल, और उसमें लिख दिया था कि फंडामेंटल राइट्स में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स का जो मूल धारणा है 20 और 21, इसको आप परिवर्तन नहीं कर। वहीं से मूल ढांचे के विस्तार शुरू हुआ था और आर्टिकल 21 को धीरे धीरे समय समय पर इसका विस्तार किया गया और 21 में कई सारे अधिकार जोड़े गए, चाहे 1978 में मेनकावाद के माध्यम से जोड़ा गया हो या बाद में कई सारे अधिकार इसमें शामिल किए गए। इसे मूल ढांचा के विस्तार में, आर्टिकल मूल ढांचा के निर्माण में नहीं, मूल ढांचा के विस्तार में आर्टिकल 21 की बड़ी भूमिका है। क्लियर। लिखिए, मूल बेसिक स्ट्रक्चर का कोई डिफिनेशन है नहीं। अच्छा, इस पर एक विवाद भी है कई सारा, इसीलिए तो हाल ही में अभी उपराष्ट्रपति ने एक बयान भी दिया था। अच्छा, समझिए इस बात को, मेरा कहना का क्या है। भारत में संसदीय प्रणाली, समझिए संसदीय प्रणाली, भारत में शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियों का पृथक्करण है। तो मतलब इतना कॉन्ट्रडिक्शंस लिए हुए संविधान, इतना कॉन्ट्रडिक्शंस लिए हुए, खुद ही कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि कहना क्या चाहता है। उसके बाद लिए हुए न्यायिक स्वतंत्रता लिए हुए, न्यायिक स्वतंत्रता लिए हुए, और साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता के साथ साथ लिखित संविधान भी लिए हुए। अब समझिए अंतर। संसदीय प्रणाली में विधायिका सर्वोच्च होती है, विधायिका सर्वोच्च होती है। संसदीय प्रणाली में विधायिका कानून बनाती है, विशेषता है संसदीय प्रणाली। शक्तियों के पृथक्करण में तीनों स्वतंत्र है, तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। क्लियर। और आपने तीनों स्वतंत्र है और आपने न्यायिक स्वतंत्रता भी लिए हुए है, और न्यायिक स्वतंत्र इसको संविधान का संरक्षण, जहां लिखित संविधान होगा ना, जहां लिखित संविधान होगा और न्यायिक स्वतंत्रता होगी, समझिएगा। और न्यायिक स्वतंत्रता के तहत इसको समीक्षा करने का भी अधिकार है, क्योंकि यह संरक्षक है ऑलरेडी न्यायपालिक संविधान का।
जुडिशियल रिव्यू, क्लियर, उस संरक्षक है ऑलरेडी। विधायिका सर्वोच्च होने के कारण कोई भी कानून बना सकती है, जैसा ब्रिटेन में होता है, लेकिन कोई भी कानून बना सकती है ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक दलीय यदि प्रणाली रही, वन पार्टी सिस्टम रहा, तब डिक्टेटर नहीं बन जाएगा, किसी प्रकार का कानून पारित कर देगा। अगर बहुदलीय प्रणाली रही तो स्वरूप बदल जाएगा, नहीं। और इसी एक दलीय प्रणाली में इसी को तुम किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर, ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते कि कोई भी कानून बना दो। इसीलिए न्यायपालिका ने मूल ढांचे की अवधारणा दी, क्योंकि देखो हम संरक्षक हैं जी, इसलिए आप इसे परिवर्तन किसी मनमर्जी परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, डिफाइन भी हम ही करेंगे कि यह परिवर्तन संविधान के अनुरूप है कि नहीं, लेकिन आप समझिए जिसको हमने चुना, इसको विधायिका को, डेमोक्रेसी है भारत में, हमने चुना विधायिका को और विधायिका चुना है इस कानून बनाने के लिए, और इसका कहीं दूर दूर तक हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। डेमोक्रेसी में इसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है इसका, और यह हमें नियंत्रण कर रहा है चाहे अनचाहे। मतलब मैंने चुना विधायिका को इसलिए चुना है कि वो कानून बनाए, लोग के विकास के लिए कार्य कर सके, और यह कहता है इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, लोग के बीच में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन नियंत्रण यह कर रहा है कि तुम कौन सा कानून बनाओ हम तय करेंगे। अजीब सा एक कॉन्ट्रोडिक्शंस है पूरे भारत, इसलिए हमेशा कोर्ट और विधायिका के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। इसे संप्रभुता को लेकर के लड़ाई होती है। संप्रभुता का मतलब होता है कि मुझ में शक्ति है, तो कभी संसदीय संप्रभुता को लड़ाई लेगी होगी कि मैं ही कानून बनाऊंगा, और कभी न्यायिक संप्रभुता को लेकर के लड़ाई होगी कि नहीं जी हमारे मामले में तुम मत आ जाना, मैं ही तुम नियंत्रण करूंगा। सर्वोच्चता की लड़ाई हमेशा, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था उपराष्ट्रपति वाला, एक क्वेश्चन था ना, वो यहीं से था क्वेश्चन। इसीलिए आप यहां भी देखिए, अच्छा तीनों स्वतंत्र, इसलिए यह जो शब्दावली है ना, अगर तीनों स्वतंत्र होता, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया जाता, तो स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए था। फिर आधिपत्य क्यों, फिर विवाद क्यों? एक्चुअली पृथक्करण है ही नहीं, कोऑर्डिनेशंस है, सामंजस्यता अपनाए हुए, इसलिए देश इसी कॉन्ट्राडिक्शंस पर चल रहा है। जैसे कभी कभी संविधान पढ़िएगा तो लगेगा ये क्या हो रहा है, कभी ये एक दूसरे को मार रहा है, कभी एक दूसरे को आलोचना कर रहा है, नहीं, लेकिन देश में इसी तरीके से बनाया ही संविधान को गया है। स्पष्ट जो व्याख्या है वह नहीं, मैंने क्या कहा, स्पष्ट, क्योंकि हर कोई शक्ति केंद्रित करना चाहता है। अच्छा एक ये समस्या समझिए, जिस समय एक संस्था कमजोर होगी दूसरी संस्था अपने आप को हावी कर लेगी, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। जिस समय संस्था कमजोर हुई कार्यपालिका, तुरंत न्यायपालिका ने हावी अपने आप को कर लिया, हमेशा देखा जाएगा। कभी कभी क्योंकि तीनों स्वतंत्र, तीनों पृथक, तीनों कहता कि मैं ही सर्वोच्च हूं। अच्छा इस न्यायिका में बैठेगा कौन, तो कार्यपालिका के सदस्य, और वही कानून बना रहे, तो कार्यपालिका और विधायिका तो सेम हो गया, सेम बैठ कौन रहा है उसमें, तो कार्यपालिका के सदस्य। वहां पर सर्वोच्च न्यायालय रोकने का काम करता है। इसे सामंजस्यता है भारतीय संविधान में, और यही मूल, तो इसी को रोकने के लिए यानी संसदीय की संप्रभुता पर ही नियंत्रण लगाने के लिए, और मन चाह, आप समझिए ना, आप आश्चर्यचकित होंगे जब
42वां गया, 42वां संविधान संशोधन। आप वर्तमान में सुनते हैं ना कि विपक्ष कहता है देखो जी संविधान ही खत्म कर दे रहा है। आप सुनते होंगे कि संविधान ही खत्म कर दे रहा है, नया संविधान बना देगा। मैं एक विपक्ष के नेता का एक बयान सुन रहा था, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि एक बयान आया कि अगर प्रधानमंत्री अगर दोबारा आ गए तो अगली बार चुनाव नहीं होगा। आप समझिए, और मैं 42वां संविधान संशोधन को टैग कर रहा हूं जिसमें 5 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ा करके 6 वर्ष का कार्यकाल कर दिया, जिसमें समवर्ती सूची में परिवर्तन कर दिया। यहां से क्वेश्चन पीटी में आया हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची, क्लियर, समवर्ती सूची में परिवर्तन कर दिया। आप वहां से राज्य सूची से उठा करके विषय को उठा करके समवर्ती सूची में शामिल किया। राज्य यानी कि सहकारी संघवाद का उल्लंघन करते हुए, सहकारी संघवाद का उल्लंघन करते जो राज्य सूची का विषय था उसको उठा करके समवर्ती सूची में ला दिया, राज्य सूची का विषय उठा करके, यानी कि राज्य पर सीधा सीधा नियंत्रण है। इससे बड़ा डिक्टेटर और क्या होगा जी। और जो नया संविधान की बात करते हैं इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। और ये कब बना, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 73 में केशवानंद भारती मामला है, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होगा, और 76 में बन गया 3 साल में। 76 में बन गया। वो तो अलग उद्देशिका में परिवर्तन कर दिया। बात ध्यान हटाने की नहीं है। आप ध्यान हटाने के लिए हम सत्ता पर रखे हैं क्या? इसको दुरुपयोग बोलते हैं। हां, कि सत्ता अपने में केंद्रित कर लेना। तो डिक्टेटर क्या होता है ना, वो आप इसको देखिए। मैंने क्या कहा, जितना इन प्रधानमंत्री ने जितना फॉलो इंदिरा गांधी को किया किसी और को फॉलो नहीं किया। ये एकदम इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर सरकार है कि बिना बहस के ही कानून पारित करवा देती है। बिना बहस के कानून पारित कर दे रही। तो एकदम इंदिरा गांधी के नक्शे कदम को इन्होंने एकदम पैमाना मान लिया है। और मुझे लगता है जितना इन्होंने इंदिरा गांधी को पढ़ा है मुझे नहीं लगता है कि कोई और नेता, खुद कांग्रेस के नेता नहीं पढ़े होंगे इंदिरा गांधी को। हालांकि इंदिरा गांधी की शक्ति के आप रियली में आप जिसने भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री के भारत देश क्या है, इसकी ताकत को प्रदर्शित किया। आप ये दोनों देखिएगा, दोनों को लगभग कदम एक जैसा मिलेगा। आपको कभी तुलना करके देखिएगा इंदिरा गांधी और वर्तमान प्रधानमंत्री का, क्लियर। अब यहां पर भी आप देखिए, आपको कई बार तो प्रश्न ये आते हैं कि कभी चर्चा करूंगा अयोध्या पर लेकर के, और अयोध्या को लेकर के ये भी कि किस रूप में अयोध्या को लाने, क्यों है जो यह एक आरएसएस का और बीजेपी का एक मुद्दा बना था, इसके पीछे रीजंस क्या था। इसके पीछे एक ही कारण था, वो था शाहबानो केस। शाहबानो केस कभी इस पर जब चर्चा होगी तो आगे होगी। तो ये जो स्थिति आपको दिखेगी, क्लियर, इसी ने मूल ढांचे और समय समय पर, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन है तो जोड़ा गया। अब लिखें इस संबंध में, अब लिखें मूल ढांचा। यहां तक हो गया है एनईपी। अब एनईपी यहां समझ खत्म नहीं माना जाएगा। मैंने आर्टिकल 21 से जोड़ करके बोला है, ठीक है, फिर आगे मैं चर्चा करूं। अब लिखिए मूल ढांचा। मैं यहां पर आर्टिकल 21 से मूल ढांचा जोड़ रहा हूं, इसलिए यह मत समझिएगा मूल ढांचा मैं अलग पढ़ाऊंगा। मैं यहां पर मूल ढांचा जो जोड़ रहा हूं वो आर्टिकल 21 से जोड़ रहा हूं। मूल ढांचे से तात्पर्य संविधान के मूल सिद्धांतों से है
संविधान के मूल सिद्धांतों से है, जिसमें परिवर्तन करने का अर्थ, जिसमें परिवर्तन करने का अर्थ संविधान में ही परिवर्तन करना है। संविधान के स्वरूप में परिवर्तन करना है। उन्नीस सौ 73 में केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद बनाम केरल राज्य, केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद में मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई। जिसके तहत अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर मूल ढांचे 20-21 को छोड़कर मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तब 20-21 में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। समय समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से अनुच्छेद 21 की संशोधनों के माध्यम से अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए व्यापक व्याख्या की गई। व्यापक व्याख्या की गई। 1978 के मेनकावाद में 1978 के मेनकावाद में क्या हुआ था? 78 के मेनकावाद में आर्टिकल 21 को गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित माना। नहीं, अच्छा, इसकी व्यापक व्याख्या करते हो देखो तो कई वाद, कई निर्णय। अच्छा, आर्टिकल 21 के तहत देखो तो मैंने कहा ना, पहले तो कहा गरिमापूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जीवन। तब अब यहां गौर करना, 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत ध्यान रखिएगा, शिक्षा को मूल अधिकार माना गया, नहीं मूल अधिकार बनाया गया, नहीं। और इसके लिए क्या जोड़ा गया? 21A नेक निर्णय था, शिक्षा को मूल अधिकार माना था। पुट्टू स्वामीवाद को याद कीजिए, पुट्टू स्वामीवाद को याद कीजिए, जिसमें निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 माना, निजता के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन से माना। ऐसे कई प्रकार के निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए, पॉइंट में लिखे हैं, नहीं पैराग्राफ में।
इसी में लिखिएगा, पॉइंट में अब लिखिए, शिक्षा के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित माना। गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित माना। अच्छा, गरिमापूर्ण जीवन वही बिना, कहता है कि बिना शिक्षा के मनुष्य पशुत्व के समान है, तो पहले, और जिसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। सेकंड पॉइंट, पुट्टू स्वामीवाद में निजता के अधिकार को गरिमा के ये गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित माना। पुट्टू स्वामीवाद में निजता के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित माना। अब जैसे जैसे याद आता जाएगा ना, वैसे वैसे बात को आप जोड़ते चले जाएंगे। अब क्लियर समझ में आ गया? समय समय पर विभिन्न व्याख्याओं ने, समय समय पर विभिन्न व्याख्याओं ने आर्टिकल 21 का विस्तार किया है तथा इसमें 38 प्रकार के अधिकारों को सम्मिलित किया है। इसके लिए इसमें 38 प्रकार के अधिकारों को सम्मिलित किया है। जैसे पॉइंट में लिखिए, पहला पॉइंट, भोजन का अधिकार, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार, साफ हवा का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार आदि। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया, क्वेश्चन में प्रश्न पूछ लिया कि मौलिक ढांचा से क्या तात्पर्य है, प्रश्न ये है, समझिएगा जो मेरा प्रश्न है कि मूल ढांचा से क्या तात्पर्य है। आर्टिकल 21 की व्याख्या ने किस प्रकार विस्तारित किया है, इसे किस प्रकार इसे विस्तारित किया है। ठीक है, और इसी में जोड़ दे, इसे लागू करने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। समझिए क्वेश्चंस को, जरूरी नहीं है, यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। मूल ढांचे से क्या तात्पर्य पता चल गया। आर्टिकल 21 की व्याख्या कहां पर हुई पता चल गया, और इसके तहत कौन कौन सा विस्तारित कर रहे थे। पुट्टू स्वामीवाद नहीं, या आप देखिएगा क्या बोलते हैं एलजीबीटी के संबंध में, या कई सारे साबानों वाला कई सारे केस, तो उस पर आर्टिकल 21 ने इसका विस्तार किया। और इसको लागू करने हेतु तो अभी आप जो लिख रहे हैं ना, इसको तो देखिए, तो मैंने एक एक करके नहीं लिखवाया अलग से। भोजन का अधिकार, इसको लागू करने हेतु सरकार द्वारा प्रयास। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार, इसको लागू करने हेतु सरकार द्वारा प्रयास नहीं लिखवाए हैं, तो वही ना क्वेश्चन सही है। हाँ, ये थोड़े ना प्रश्न कह रहा है
बहुत बड़ा नहीं होगा, 38 मार्क्स का ही है। तो आपको 350 400 दो में ही, उतने में ही नहीं उतराना होगा। ठीक है, डायमेंशंस को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं इसे। अच्छा, ये क्वेश्चंस आया हुआ है विस्तारित वाला, ये क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, बीपीएससी के मेंस में। क्लियर? तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन, हो सकता है आपसे इसमें अगली बार जोड़ दे ये वाला, तब इसीलिए अब इसको लागू करने तो जब प्रयास लिखवा चुके हैं नहीं, एक एक करके, तो आप उसका पॉइंट अप बनाइएगा, उसका लिखिएगा। तो यदि आर्टिकल 21 के तहत अगर आएगा तो इस पर, यहां से इस प्रकार का क्वेश्चंस बनेगा। लिखिए क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस लिख लीजिए। मूल ढांचा से क्या तात्पर्य है? अच्छा, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी क्वेश्चंस आएगा तो 4 तरीके से आएगा क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। 4 प्रकार से क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, जो मैंने कहा भी है, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस करंट वाला क्वेश्चन, और स्टेटमेंट प्लस करंट प्लस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 4 तरीके से तुम तैयार रहिएगा क्वेश्चंस के लिए। यहां पर भी 4 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कहीं को, और सब क्वेश्चंस का मतलब अलग अलग होगा। क्लियर? लिखिए, हो गया, ये लिख लिए। मूल ढांचा से क्या तात्पर्य है? आर्टिकल 21 की व्याख्या ने इसे किस प्रकार विस्तारित किया है? इसे लागू करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करें। इस करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करें। आपके लिए समझ में आ गया? तो मूल ढांचा और आर्टिकल 21 से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा आसानी से। मुझे लगता है कि अब एक क्लियरिटी आ गई होगी।